हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो क्लास 6 का आपका संस्कृत का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल एग्जाम यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका 5 मार्च 2026 को, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका 6 मार्च को आपका संस्कृत का जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम जिसे वार्षिक पेपर भी कहते हैं, ये होने वाला है बच्चों। ठीक है, तो आपके 5 मार्च और 6 मार्च के पेपर के लिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर के बारे में, और वो भी सॉल्यूशन के साथ। जी हाँ बच्चों, और हम जो सैंपल पेपर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ना बच्चों, ये पेपर ऑफिशियली डीओई ने दिया है अपनी वेबसाइट पे, तो उसी पेपर को यहां पे हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो भाई, डीओई ने दिया है तो डेफिनेटली ये सेशन, ये पेपर और ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके आपके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, रिपीट हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखना। पता है बच्चों, आपको ना मैं संस्कृत के साथ साथ जो ये पेपर है ना, इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करता हुआ समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है, जिससे कि हर एक बच्चा जिसको संस्कृत थोड़ी बहुत भी आती है, नहीं भी आती है और अच्छे से आती है, सब देख पाएंगे इसको। ठीक है, देखो बच्चों, पेपर हमारा 2.5 घंटे का आएगा, 60 नंबर का पेपर आने वाला है। पेपर का पैटर्न समझोगे ना तो आपको पता चलेगा कि पेपर के जितने भी प्रश्न होंगे, सर्वे प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न आपको करने हैं। प्रश्नों का उत्तर लिखते समय आपको जो है ना मतलब उसे संस्कृत में ही लिखना है, और साथ ही साथ प्रश्न का उत्तर खंड के अनुसार लिखिए, और प्रश्न उत्तर में प्रश्न संख्या जरूर लिखनी है। अब बात करते हैं बच्चों आपके प्रश्न पत्र के स्वरूप का, मतलब कि पेपर में कैसे खंड होंगे। तो खंड का जो रहेगा बच्चों, ये आपका अपठित अबोधम का रहेगा 8 नंबर का, यानी कि एक गद्यांश होगा ना, उससे 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर खंड खा रहेगा बच्चों आपका रचनात्मक कार्य का, इसी में आपके चित्र वाले क्वेश्चन हो गए, मंजूषा हो गई, और जो भी आपका रिक्त स्थान होते हैं वो रहेंगे 12 नंबर का। ठीक है, फिर आता है खंडगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें जितनी भी आपकी व्याकरण होती है ना, ये आपको बतानी पड़ती है, और व्याकरण बहुत कठिन है भाई आपकी, बट डोंट वरी, आपको मैं इस वीडियो में व्याकरण भी बताऊंगा, रचनात्मक लेखन बताऊंगा, कैसे आपको बाकी सारी चीजें करनी है ये भी बताऊंगा। ठीक है, 18 नंबर का। फिर खंड घा रहेगा बच्चों आपका पठित अवबोधनम का, ये रहेगा 22 नंबर का, यानी कि आपकी जो किताब है ना संस्कृत की, उसके जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो रहेंगे। तो बच्चों अब आप ना बड़े ध्यान से सुनो, इस वीडियो में ना हम 3 खंड पूरे करेंगे। खंड का पूरा करेंगे, खा पूरा करेंगे और गा पूरा करेंगे। ठीक है, जो आपका घा वाला बच जाएगा ना बच्चों, इसके लिए आपको मैं पार्ट 2 की वीडियो दे दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा बच्चों। और एक बार ना यहाँ पे ना आई बटन होता है, आई बटन, उसको चेक कर लेना, उसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बस ये आपका पेपर का पैटर्न हो गया। और देखो बच्चों, मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है ना, तो सारे बच्चे हमारे टॉपर स्टडी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि अभी हम आपके बाकी के आने वाले जो सब्जेक्ट है इनकी बहुत अच्छी तैयारी करवाएंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, और ऑल बेल नोटिफिकेशन पे सेट करना। और साथ ही साथ बच्चों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सारे बच्चे लाइक करिएगा, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं ना तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है बच्चों आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहने को, कि हाँ भाई बच्चे ना पसंद कर रहे हैं तो और काम करो उनके लिए। ठीक है ना, तो लाइक जरूर करिएगा बच्चों। बाकी शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले पेपर के पार्ट 1 की वीडियो को। रेडी हो बच्चों? तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आज की इस वीडियो का, इस पेपर का जो हमारा खंड का है अपठित अवबोधनम का, ये शुरू हो गया है। और बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो पेपर डिस्कस करेंगे ना, ये डीओई के द्वारा आपका जो 6ठी क्लास के लिए वार्षिक अभ्यास प्रश्न पत्र दिया गया ना, हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन वगैरह दे रखे हैं जो कि पूरे के पूरे संस्कृत में है, तो यहाँ से मुझे लगता है शायद आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आए, इसीलिए हमने देखो कितने बढ़िया तरीके से संस्कृत में लिखा है, फिर हिंदी में लिखा है, फिर इसके क्वेश्चन आंसर देखो संस्कृत में भी हिंदी में अच्छे से लिख रखे हैं, व्याख्या कर रखी है कैसे क्वेश्चन का आंसर हमने निकाला है ना बच्चों। तो आपको बड़ी बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है हमसे कि अधोलिखितम अनिच्छेदम पठित्वा प्रदत्तनाम प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, यानी कि आपका ये जो संस्कृत में गद्यांश आपको दिया गया है बच्चों, इसे आपको पहले पढ़ना है और फिर इसी से संबंधित प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो चलो मेरे साथ पढ़ो आप बच्चों, एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे। देखो, विद्यालये प्रतिदिनं विद्यार्थी उत्साहेन आगच्छन्ति।
प्रतिदिन क्या होता है बच्चों, विद्यालय में जो विद्यार्थी आते हैं उत्साह पूर्वक आते हैं, जोश के साथ आते हैं, नई एनर्जी के साथ में। ते सर्वे स्वच्छ वस्त्र धारिणः भवन्ति, मतलब कि जो विद्यार्थी आते हैं ना बच्चों, वे साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके आते हैं। आगे, विद्यालयस्य उद्याने सुंदराणि पुष्पाणि विकसितानि सन्ति। विद्यालय का जो उद्यान है ना बच्चों, बगीचा, ग्राउंड, वहां पे बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। अत्र अध्यापकः विद्यार्थिभ्यः नूतनं ज्ञानं प्रदत्ति, अर्थात इसी बगीचे में यहाँ अध्यापक विद्यार्थियों को नया नया ज्ञान प्रदान करते हैं। विद्यालयस्य जीवनम सर्वेषां मनसि आनंदम जनयति, यानी कि विद्यालय का जो जीवन है ना बच्चों, ये सभी के मन में आनंद उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो विद्यालय की विशेषता है बच्चों इस वाले प्रश्न में, है ना। अब जैसे कि अगर आपको मैं यहाँ से दिखा के समझा देता तो थोड़ा शायद आपको ना समझ में आए ढंग से, ऐसे संस्कृत में पढ़ा पढ़ा के चला जाता, लेकिन नहीं, आपको मैं ना अच्छे समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है, अब जैसे कि बच्चों हमारा ना पहला प्रश्न हमसे क्या कहता है कि यहाँ पे देखो क्या है कि आपको एक पद में उत्तर करना है किन्हीं 3 प्रश्नों का, यानी कि अगर आप देखेंगे बच्चों तो आपके ना ये 3 प्रश्न हैं, आपको एक एक पद, या एक पद का मतलब होता है एक शब्द में उत्तर करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा क्या है, विद्यार्थी कुत्र प्रतिदिनम आगच्छन्ति। इसका मतलब हिंदी में होता है बच्चों कि विद्यार्थी प्रतिदिन कहाँ आते हैं। तो देखो इस उत्तर का ना, इस प्रश्न का उत्तर पहली लाइन में ही है कि विद्यालय प्रतिदिनम विद्यार्थी उत्साह आगच्छन्ति। तो कहाँ पे आते हैं बच्चों, वो विद्यालय में आते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, विद्यालय। ठीक है, विद्यालय में। गद्यांश की जो हमारी पहली पंक्ति है ना बच्चों, उसमें सीधा सीधा लिखा है कि विद्यार्थी प्रतिदिन विद्यालय में आते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखेंगे बच्चों, प्रैक्टिस करना बढ़िया तरीके से। उद्याने कानि विकासितानि सन्ति। उद्यान यानी कि बगीचे में क्या खिले हुए हैं बच्चों, तो गद्यांश में क्या बता रखा है कि विद्यालय के उद्यान में सुंदर फूल पुष्पाणी खिले हुए हैं। तो पुष्पाणी हो गया जिसे हम हिंदी में फूल कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो गा वाला प्रश्न क्या कहता है, के विद्यार्थिव्य ज्ञानम प्रदत्ति, यानी कि जो विद्यार्थी है ना उनको ज्ञान कौन दे रहे हैं। तो हमने देखा था अभी कौन ज्ञान दे रहे हैं बच्चों, अध्यापक। कहा कौन दे रहे हैं ज्ञान, अध्यापक। तो ये रहा बच्चों, है ना। आंसर दिखा देता हूं कहां पे है हमारा, ये देखो ये रहे यहाँ, अरे ऊपर चलो ये तो हिंदी वाला है, ये रहा, अत्र अध्यापक विद्यार्थिभ्यः नूतनम ज्ञानम प्रदत्ति। ठीक है, अगला देखो बच्चों, अब क्या करना है आपको, पूर्ण वाक्य में उत्तर करना है, यानी कि पूरे एक सेंटेंस में। जैसे प्रश्न है, विद्यालय से जीवनम किम जनयति, विद्यालय का जीवन क्या उत्पन्न करता है बच्चों। तो देखो इसका उत्तर आपको कहां से मिलेगा, देखो यहाँ पे रहा आपका कि विद्यालय से जीवनम सर्वेषां मनसि आनंदम जनयति। इस लाइन का क्या मतलब हुआ बच्चों, जब हम इसे उत्तर में लिख देंगे, ये लाइन होगी ना हमारी, तो विद्यालय का जीवन सभी के मन में आनंद उत्पन्न करता है बच्चों, ये रहेगा। ठीक है, दूसरा देखो, सुंदराणी पुष्पाणी कुत्र विकासितानि सन्ति, यानी कि सुंदर फूल कहाँ खिले हुए हैं। तो ये भी आपको मैं ढूंढ के बताता हूं बच्चों। देखो सुंदर फूल कहाँ पे खिले हुए हैं, विद्यालय से उद्याने सुंदराणी पुष्पाणी विकासितानि सन्ति। कहाँ पे, विद्यालय के उद्यान में, है बच्चों। तो देखो हमने लिख दिया ऐसे करके पूरी लाइन, तो मतलब क्या हो गया कि सुंदर फूल विद्यालय के उद्यान में खिले हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब यहाँ पे आता है हमारा अगला प्रश्न। इसमें क्या करना है, हमें निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। जैसे कि ऊपर दिए हुए गद्यांश में जो पुष्पाणी शब्द है, इसका एक वचन स्वरूप कौन सा है। ठीक है, पुष्पाणी शब्द का एक वचन स्वरूप कौन सा होगा, यानी कि जो एक दर्शाए, तो वो है आपका यहाँ पे बच्चों बा वाला, पुष्पम। कैसे, तो देखो पुष्पम मतलब होता है एक फूल। आंसर सुनो, पुष्प एक आक्रांत नपुंसकलिंग शब्द है। प्रथम विभक्ति में इसके रूप इस प्रकार चलते हैं, पहली विभक्ति में पुष्पम होता है, पुष्पे द्विवचन में होता है, पुष्पाणी बहुवचन होता है, इसीलिए सही उत्तर क्या होगा, पुष्पम का। तो मैंने आपको ये भी बता दिया बच्चों कि जो हमारा पुष्पम है इसका एक वचन क्या होता है, द्विवचन पुष्पे होता है, त्रिवचन बहुवचन पुष्पाणी होता है। तो और एक्स्ट्रा आपको चीजें पता चल गई, है ना बच्चों। अब ऐसे ही आप देखेंगे, विकसंती इति पदम कस्मिन लकारे अस्ति। तो विकसंती में कौन सा लकार है बच्चों हमारा, तो अगर हम देखें तो विकसंती धातु रूप किसको दर्शाता है, वर्तमान काल को। और संस्कृत व्याकरण में वर्तमान काल के लिए हमेशा किसका उपयोग करते हैं, लट का उपयोग करते हैं। जहां पे प्रथम पुरुष बहुवचन है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, लट होगा बच्चों हमारा, लट लकार, जो कि वर्तमान काल है विकसंती का मतलब। ठीक है, अब देखो बच्चों गा वाला क्या कहता है कि विद्यालय प्रतिदिनम विद्यार्थी उत्साहेन आगच्छन्ति। अत्र किम क्रियापद, बच्चों विद्यालय में प्रतिदिन विद्यार्थी उत्साह से आते हैं, है ना। तो इस वाक्य में क्रियापद क्या होगा, क्रियापद यानी कि जो काम दिखाए।
ठीक है, तो काम क्या है यहाँ पे, आना, यानी कि आते हैं, तो ये हो जाएगा आगच्छन्ति। बहुत सिंपल है बच्चों, है ना, कितना आसान तरीके से समझ गए होंगे। चलो आगे देखेंगे, हमारा ये वाला प्रश्न क्या कहता है कि अस्य अनुच्छेद से कृते उपयुक्त शीर्षकेन संस्कृतेन लिखत। तो आपको शीर्षक देना है, तो शीर्षक दो तरीके से दे सकते हो, जैसे कि आप बता सकते हो विद्यालय जीवनम या फिर विद्यालय से जीवन। तो यहाँ पे कई सारे शीर्षक आप बता सकते हो, जो भी ठीक लगे आपको, इसमें नंबर नहीं कटेगा आपका, ठीक है ना, ऐसे करके। तो बच्चों आपका जो डीओई का पेपर था, इसका खंड का देखो हमने बढ़िया तरीके से पूरा कर लिया है ना। अब हम खंड खा समझेंगे बच्चों। खंड खा यानी कि हमारा जो रचना वाला कार्य है, अब हम ये देखेंगे, ठीक है। आ जाओ बच्चों, अब हम शुरू करते हैं खंड नंबर का रचनात्मक कार्य का। अच्छा ना, एक बार आप सारे बच्चे ना, प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे कमेंट में बताओ कि आपको जैसे जैसे मैं समझाता हुआ चल रहा हूं ना ये पेपर, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। बच्चों बताओ मुझे जल्दी से, मैं जानना चाहता हूं कि हमारी मेहनत आपके लिए रंग ला रही है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं बच्चों। इतना अच्छी तरीके से समझाने के लिए, ऐसे पीडीएफ बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि वाकई में कि आपको अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं, बताना मुझे बच्चों, ठीक है। चलो कमेंट करके जरूर बताएं। अब देखो प्रश्न नंबर 2 क्या है कि आपको ना जो चित्र दिए गए हैं और एक मंजूषा दी गई है, इसकी सहायता से 4 वाक्य लिखने। एक वाक्य 2-2 नंबर का है, ठीक है ना, तो 4 वाक्य 8 नंबर फ्री के। अब पता है क्या करना है आपको चित्र बनाने के लिए, मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं। जैसे हमारी ये मंजूषा है और ये चित्र है, तो पता है क्या करना है आपको, आपको ना मान लो कम से कम 2-2 शब्द निकाल लो यहां से, है ना, 2-2 शब्द निकाल लो, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, है ना, तो बच्चे खेलने के लिए 2 शब्द निकाल लो, खेलने के लिए क्रीडंती और ये बालका, है ना। अब इनको जोड़ दो, तो बालिका फुटबॉल खेलंती, बस इतना लिख दो, पूरे 2 नंबर तैयार हो गए आपके 2 से 3 लाइन में, मतलब 2 से 3 वर्ड में। ऐसे ही करना है। अब जैसे कि आपको मैं यहाँ पे बताऊं कि चित्रे वहवा चटका संति, ठीक है, तो देखो मैंने क्या क्या उपयोग किया यहाँ पे, चटका हमने उपयोग कर लिया, ठीक है। चटका मतलब चित्र में बहुत सी गौरैया हैं, जैसे कि यहाँ पे है ना बच्चों, ये गौरैया या फिर पक्षी भी कह सकते हो आप, गौरैया भी कह सकते हो, जैसा ठीक लगे आपको, ठीक है। चत्वारः गजः मार्गे चलंती, है ना, क्या है यहाँ पे बच्चों दूसरे वाले चित्र में, यहाँ पे 4 गज जो है वो चले जा रहे हैं, है ना। फिर बालिका स्वच्छम जलम पिबती, तो यहाँ पे देखेंगे बच्चा जो है ये स्वच्छ जल पी रहा है, ठीक है। बालक क्या कर रहा है, साफ पानी पीता है, ओके। फिर बालिका कंदुकेन से क्रीडंती, बालक गेंद के साथ खेल रहे हैं, है ना, ये बच्चों गेंद के साथ खेल रहे हैं ना, ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कर सकते हो, जैसे कि अत्र एका छात्र अस्ति, यहाँ एक छात्र है जो पानी पी रहा है, ठीक है। गजा विशाले क्षेत्र चलंती, हाथी विशाल मैदान में चल रहे हैं। सर्वे बालिका मिलित्वा क्रीडंती, सभी बालक मिलकर खेलते हैं। इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, ये चित्र काफी सुंदर है ना। इसी को और आप बना सकते हो बढ़िया तरीके से, जैसे कि वन शाखाया सुंदरा पक्षिण कुजंती, वन की शाखा पर सुंदर पक्षी चहचहा रहे हैं। वन शाखाया मतलब वन की शाखा पर, सुंदरा मतलब सुंदर यानी कि अनेक, पक्षिणा मतलब पक्षी, कुजंती मतलब चहचहाते हैं। तो यहाँ पे वन की शाखा पे बहुत सारे पंछी चहचहाते हैं। ऐसे ही बच्चों हमने आपको और बताए हैं, जैसे वन के मध्य में जंगल के बीच में बलवान हाथी चलते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर आप चाहोगे ना तो इसको पढ़ सकते हो, मैंने आपको पहले ही सॉल्व करवा दिया अच्छे से, और एक्स्ट्रा आपको समझने हैं तो मैंने वो भी आपको समझा दिए, है ना प्यारे बच्चों, कितना अच्छा लग रहा है समझने में। चलो बच्चों अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा प्रश्न आ जाता है, ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे ना यहाँ पे ये है कि मंजूषा पदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी कि देखो आपको ना यहाँ पे ये 4 प्रश्न दिए गए हैं और इसके मामले में ये मंजूषा दी गई है, तो अब आपको इनमें से शब्द उठा उठा के यहाँ पे भरने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो उठा उठा के हम भरते हैं इनको, आ जाओ बच्चों सॉल्व करते हैं। देखो तो सबसे पहला क्या है, गजो, यहाँ पे अगर आप देखेंगे बच्चों सबसे पहला हमारा क्या है बच्चों, गजो। तो गजो के लिए क्या आएगा, गजो के लिए क्या आएगा, गजो के लिए आ जाएगा यहाँ पे भ्रमतः, यानी कि 2 हाथी घूमते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा गजो के लिए बच्चों, यहाँ पे पहले वाले के लिए भ्रमतः, तो ये हमारा पहला हो गया। दूसरा है कि डैश संति, अब डैश संति यानी कि क्या संति आएगा बच्चों यहाँ पे, तो इसमें आएगा हमारा देखो डैश संति यानी कि बहुवचन है, तो वृक्षः संति यानी कि अनेक पेड़ हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरे वाले के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, अनेक पेड़ हैं, वृक्षः संति, ठीक है। मयूरः डैश, तो मयूर क्या कसता है, नाचता है, तो इसीलिए क्या होगा बच्चों मयूर के लिए मयूरः नृत्यन्ति, ठीक है बच्चों। तो तीसरे के लिए क्या हो गया हमारा,
मयूरा नृत्यन्ति। आखिर में बच गया है कि कोकिला कूजती, है ना। क्या हो गया बच्चों हमारा, कोकिला कूजती है, दैट मीन्स कि कोयल जो है वो कूकती है। ठीक है, ऐसे हो गया हमारा। ठीक है, अब बच्चों हम प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या है बच्चों हमारा, ये है हमारा स्तंभ मिलान का। ठीक है, कि उचितेन सर्वनाम पदेन संयोज्यम वाक्यानि रचयत। तो यानी कि आपको क्या करना है, इनको उपयोग करते हुए एक वाक्य की रचना करनी है। ठीक है, का और खा को मिलाते हुए। ठीक है, तो चलो हम मिलाते हैं। जैसे कि हमारा स्तंभ एक ये दे रखा है का वाला, ये है खा वाला, तो मिलान करेंगे। का में दिया हुआ है सह, तो सह का किससे मिलान होगा बच्चों, सह का मिलान होगा चलती से, क्योंकि सह चलती यानी कि वह चलता है। सह क्या है, सह का मतलब वह है, जो कि प्रथम वचन है। इसके साथ ती वाली क्रिया का ही मिलान होगा, तो मतलब कि सह चलती, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दूसरा वाला। फिर है बच्चों ते। अब ते का मिलान किससे होगा, तो देखो ते का मिलान, क्योंकि ध्यान से सुनना बच्चों, ते जो है हमारा वो बहुवचन है। ते का मतलब होता है वे सब, और गच्छन्ति मतलब जाते हैं, तो ते गच्छन्ति यानी कि वे सब जाते हैं। तो ते मतलब वे सब हो गया, जो कि प्रथम बहुवचन है हमारा, इसीलिए इसमें इंति वाली क्रिया लगेगी, जैसे गच्छन्ति पठन्ति ऐसे करके। तो मिलान क्या हो जाएगा बच्चों इसका हमारा, गच्छन्ति, तीसरा वाला। ठीक है, फिर है त्वम। अब ये त्वम का मतलब क्या होता है बच्चों, इसको भी बहुत अच्छे से समझो। देखो त्वम का मतलब होता है तुम, और तुम होता है एक वचन। ठीक है, फिर खाद्यसी यानी कि खाते हो, तो तुम खाते हो। ठीक है, संस्कृत का ये सबसे पक्का नियम है कि तुम के साथ ना हमेशा सी वाली क्रिया लगेगी, जैसे कि पठसी, खदसी, गच्छसी। तो इसको याद कर लो, तुम के साथ में क्या लगेगा, खदसी, पहली वाली। अब आता है आवम, तो इसके लिए हमारा धवावाह हो जाएगा। लेकिन क्यों आएगा, तो ये देखो, अवम यानी कि हम दोनों, धबावा यानी कि दौड़ते हैं, तो हम दोनों दौड़ते हैं, इसलिए ये रहेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो प्यारे बच्चों, यहां तक ना हमारा जो खंड नंबर खा है वो हम सभी बच्चों ने मिलकर पूरा कर लिया है। ठीक है, अब आप सारे बच्चे ना क्या करो कि इस वीडियो के नीचे ना कमेंट बॉक्स में आप सारे प्यारे प्यारे बच्चों मुझे कमेंट करके ये बताओ कि जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन समझाता हुआ चल रहा हूं ना बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, बताओ जल्दी से कमेंट करके। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप सारे बच्चे जरूर लाइक करिएगा, हम आपके लिए और मेहनत करेंगे। ठीक है, तो अच्छी तैयारी करवाएंगे बच्चों, चिंता मत करो आप लोग। ओके, चलो अब देखेंगे खंड नंबर गा। जी हाँ बच्चों, खंड गा शुरू हो चुका है, अनुप्रयुक्त व्याकरण 18 नंबर का। चलो इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो खंड गा हमारा शुरू हो चुका है, अनुप्रयुक्त व्याकरण। अब इसमें क्या है कि हमारा प्रश्न नंबर 4 कहता है कि अधोलिखितानाम उदाहरणाम अनुसारम रिक्त स्थानी पूर्यति। उदाहरण जैसे कि वैध, तो वैध के लिए इसमें पहली जगह पे, दूसरी जगह पे क्या आएगा, फिर तीसरी जगह में चक्रे चक्राणी है, तो यहाँ पे तीसरी जगह पे क्या आएगा, ये सब आपको बताने हैं। तो आ जाओ, हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। देखो हमेशा जो है ना हमारा ये जो उदाहरण के हिसाब से जो चल रहा है, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में चलता है ना। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वैद्य, वैद्या दिया हुआ है, वैद्या। ठीक है, वैद्य दिया हुआ है, इस वैद्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं है, ऐसे भी लिखा है, ऐसे भी लिखा है, एक ही चीज है। तो हमने कैसे लिखा, वैद्य जो कि एक वचन है। अब वैद्य का द्विवचन क्या होता है, वैद्य, और बहुवचन होता है वैद्य। या फिर देखो ऐसे लिखो, आपका एक वचन जो है ना, एक वचन बच्चों कैसे लिखते हैं हम इसको, एक वचन जो है वो लिखते हैं ऐसे। ठीक है, वैद्य। दूसरा जो है द्विवचन, इसे लिखते हैं ऐसे। एक सेकंड इसको हटाओ, देखो द्विवचन ऐसे लिखते हैं वैद्य, और जो हमारा बहुवचन है उसे लिखते हैं ऐसे। ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज है बच्चों। अब जैसे कि एक महिला चिकित्सक, एक महिला चिकित्सक, फिर दो महिला चिकित्सक और अनेक महिला चिकित्सक। ठीक है, अब जैसे वैद्य शब्द के अंत में आ की ध्वनि है, इसीलिए यह अक्रांत स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे कि बालिका, लता। तो परीक्षा में क्या याद रखो, जब भी ऐसे शब्द हों तो उनका द्विवचन हमेशा ए में जाएगा। ठीक है, और बहुवचन आहा में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, पेपर में अब आपसे पूछा जाए ना कोई सा भी एक वचन जिसके अंत में आ लगा हुआ हो, तो ध्यान रखना उसका जो द्विवचन है वो क्या बनेगा, द्विवचन एक ही मात्रा पे चढ़ जाएगा, और जो त्रिवचन है यानी कि बहुवचन जिसे कह सकते हैं वो आ की मात्रा पे चढ़ जाएगा, है ना। ऐसे याद कर लो। अब है हमारा कि चक्रेण और चक्राणी।
चक्रे और चक्राणी, तो इसको देखो कैसे करेंगे। अब इसमें वैसे ही है कि एक वचन द्विवचन चल रहा है, तो हमें द्विवचन दे रखा है, बहुवचन दे रखा है बच्चों, तो इसका एक वचन क्या होगा, चक्रम। कैसे, दो पहिए अनेक पहिए, एक वचन में क्या होगा, एक पहिया, है ना। चक्र जो कि एक निर्जीव वस्तु है, इसके लिए इसके रूप फल शब्द की तरह चलेंगे, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से चलेंगे कि एक वचन में क्या रहेगा बच्चों, मैं, द्विवचन में मैं रहेगा, और बहुवचन में मैं, इस तरीके से रहेगा, है ना। तो ये चीज है बच्चों, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पांचवा प्रश्न हो गया, अब मतलब चौथा हो गया। पांचवा देखो, अधोलिखितम उदाहरणाम अनुसारम रिक्त स्थानी पूर्यति। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, देखो, अस्ति डैश संति, ठीक है, फिर डैश डैश इस्मः। तो एक एक करके इनको समझते हैं कि इनके खाली स्थान में क्या क्या हम भरेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना धातु क्रिया रूपों के अनुसार आपको रिक्त स्थान भरने हैं, ठीक है। जैसे कि प्रथम पुरुष अस्ति डैश संति, तो यहाँ पे क्या रहेगा, अस्तिस्तः संति। अब कैसे आया, तो देखो बच्चों, अस्ति का मतलब क्या होता है कि है, स्त का मतलब वे दो हैं, और संति का मतलब वे सब हैं, है ना। ऐसे दोबारा सुन लो बच्चों, अस्ति का मतलब क्या होता है, किसी चीज का होना, और स्त का मतलब होता है किन्हीं दो चीजों का होना, संति का मतलब होता है उन सब का होना, है ना। तो ऐसे मान लो ये एक है, ये दो है, और ये दो से ज्यादा है ना, ऐसे करके। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या है, ये दे रखा है यहाँ पे कि ये रहा डैश डैश महा, है ना। तो मतलब इसमें का क्या मतलब होता है कि हम सब हैं, इसमें का मतलब होता है हम सब हैं। तो इसमें के लिए हम दोनों हैं, क्या बोलेंगे, स्वहा, और मैं हूं यानी कि अस्मि, है ना। तो मैं यानी कि मैं हूं तो अस्मि, स्वहा यानी कि हम दोनों हैं, हम सब के लिए स्मः हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके, जैसे कि हम मैं या हम उत्तम पुरुष हो, और अस धातु के रूप में अस्मि स्वहा स्मः चलते हैं, ऐसे करके, ठीक है ना। ये चीज याद रखिएगा। तो जब भी पेपर में आपको ये दिख जाए, इन तीनों में से कोई भी एक शब्द मिल जाए, ठीक है ना, तीनों खाली स्थान में से कोई भी एक शब्द मिले ना बच्चों, तो आपको ये तीनों शब्द जोड़ के देख लेने, बस आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान रखिएगा। चलो बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 6 सॉल्व करेंगे। देखो 6 प्रश्न हमारा क्या कहता है कि सह ते तत् ता इतेभ्य शब्देभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूरयति, ठीक है। तो आपको एक तरफ संज्ञा शब्द है, एक तरफ सर्वनाम शब्द है। जैसे कि संज्ञा शब्द में एग्जांपल है लता अस्ति, तो इसका सर्वनाम क्या बना, सा अस्ति। तो ऐसे ही पिपीलिके चलतः, इसका सर्वनाम शब्द क्या आएगा यहाँ पे खाली स्थान में, तो आओ बताते हैं आपको। देखो पिपीलिके चलतः, तो यहाँ पे आएगा ते चलतः, क्योंकि ते का मतलब वे दोनों चींटियां चलती हैं। अब पिपीलिके जैसा कि पता है आपको, स्त्रीलिंग शब्द है हमारा, यानी कि दो चींटियां पिपीलिके का मतलब होता है। स्त्रीलिंग में वह के रूप से ता ते चलते हैं, इसलिए द्विवचन कर्ता के साथ पर द्विवचन सर्वनाम ते एकदम सही बैठेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, जो हमारा पहला वाला रहेगा ये वाला, ठीक है, पिपीलिके, इसके लिए हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसके लिए आ जाएगा ते। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं नंबर, ते आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा देखो क्या कहते हैं बच्चों कि चटकहा कूजंती, तो डैश कूजंती, है ना। चटकहा कूजंती, इसका मतलब होता है बच्चों कि चिड़ियां चहचहा रही हैं, है ना, चिड़ियां चहचहा रही हैं। तो चटकहा कूजंती, अब चटकहा ये क्या है बच्चों, इसके अंत में विसर्ग आया हुआ है, तो ये भी बताता है कि ये भी स्त्रीलिंग है, बहुत सारी चिड़ियां, है ना। तो संस्कृत में ना बहुवचन के स्थान पे हमेशा तहा का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये भी हमारा इस तरीके से है, तो हम जो उपयोग करेंगे ना वो भी तहा कूजंती उपयोग करेंगे, ठीक है। तो दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, यहाँ पे मैं ऊपर यहाँ पे नंबर लिख देता हूं, तहा, ये रहा हमारा दूसरा, ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा देखो बच्चों, दीपक वदती, यानी कि डैश वदती, तो क्या आ जाएगा दीपक वदती के लिए। अब इसमें भी देखो है तो हलंत, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होगा, दीपका वदती यानी कि वह बोलता है, यानी कि दीपक बोलता है। तो दीपक शब्द एक लड़के यानी कि पुल्लिंग एक वचन को दर्शाता है, एक लड़का है ना दीपक। तो संस्कृत व्याकरण का यह नियम है कि किसी भी पुल्लिंग एक वचन संख्या के स्थान पर हमेशा सह सर्वनाम ही लगाया जाएगा। तो हमारा क्या होगा बच्चों यहाँ पे तीसरे वाले के लिए सह, ठीक है ना,
तीसरे वाले के लिए हमारा सह हो जाएगा। ओके बच्चों, और सबसे आखिर में आ जाता है हमारा ये वाला कि फलम पतति डैश पतति। तो फलम के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, चौथे की जगह पे तत्। लेकिन तत् क्यों आएगा, तो इसको सॉल्व करो। देखो तत् इसलिए आएगा क्योंकि फलम पतति यानी कि फल गिरता है, तो तत् पतति यानी कि फल गिरता है, वह फल गिरता है। फलम शब्द के अंत में आधा माँ आया हुआ है हलंत वाला, है ना। तो ये देखकर समझ जाइए कि एक नपुंसकलिंग एक वचन है। ऐसे निर्जीव या ऐसे शब्दों के लिए वह दर्शाने हेतु तत् शब्द का उपयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, चलो अब आता है प्रश्न नंबर हमारा 7। 7वें प्रश्न में देखो बच्चों क्या कहा गया है कि अंकाने कृते मंजुष्टा चित्वा उचितम पूर्यति। जैसे कि जन्मोत्सवे, और ये आपका अंक में लिखा हुआ है, ठीक है, डैश अतिथ्य आगंतवतः। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये जितने भी आपको यहाँ पे अंक दिख रहे हैं, इनको आपको लिखना है इसमें कि ये असलियत में कौन से अंक है हमारे, क्या नंबर है इनका, है ना। तो आ जाओ बच्चों लिखते हैं। देखो यहाँ पे जन्म उत्सवे 25 डैश अतिथ्य आगंतवत, यानी कि जन्मदिन पर 25 अतिथि आए। ठीक है, तो 25 ये जो लिखा हुआ है ना बच्चों 25, इसे हमें यहाँ पे संस्कृत में लिखना है 25 को। तो 25 को कैसे लिखेंगे, देखो तोड़ के समझो। जैसे 25 में दो चीजें हैं, क्या क्या है, एक हमारा 20 है और एक हमारा 5 है। 20 को कहते हैं विशंति, 5 को कहते हैं पंच। तो जोड़ दो दोनों को, पंच विशंति ही, क्या बन गया, पंच विशंति ही। ठीक है, दूसरा क्या कहता है बच्चों, प्रतियोगिता 33 छात्रा भागम गृहीतवन्तः। इसका मतलब कि प्रतियोगिता में 33 छात्रों में भाग लिया। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसमें भी वही चीज है बच्चों। 30 को बोलते हैं हम त्रिशंत, और 3 को बोलते हैं त्रि, है ना, या फिर त्रय भी बोलते हैं। तो कैसे लिखेंगे, त्रयस्त्रंश, ठीक है, या फिर त्रयत्रिशंत, ऐसे बोल देंगे। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे चौथा वाला हमसे क्या कहता है बच्चों कि यहाँ पर ना जो बस याने 49 जना आसन, बस यान पे मतलब जो हमारा बस यान है वहां पे कितने लोग खड़े हैं, 49 लोग थे। ठीक है, तो इसको दो तरीके से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो आप इसको, इसमें ध्यान से देखो। एक तो 9 है हमारा, जिसे हम नव बोलते हैं या नवती बोलते हैं, ठीक है, और एक है हमारा 40, ठीक है, 40 जिसे हम बोलते हैं चत्वारिशंत, है ना। तो क्या हो जाएगा, चत्वारिशंत और नव, नव चत्वारिशंत, बहुत आसान हो गया, है ना। इसके बाद है बच्चों उद्याने छात्र वृक्ष संति, यानी कि उद्यान में कितने वृक्ष हैं, बगीचे कितने हैं, 68। ठीक है, अब 68 में ना दो हैं हमारे, एक तो 60 है, 60 को क्या बोलते हैं बच्चों, षष्ठी। ठीक है, तो षष्ठी हमने लिखा, और 8 को बोलते हैं अष्ट, तो लिख दिया अष्ट, तो ये बन गया अष्टषष्ठी, है ना बच्चों। देखा कितना आसान होता है समझना, बस आपको चीजें ना तोड़ तोड़ के समझनी होती हैं। जैसे कि विशंति में 5 जोड़ दो तो पंचविशंति हो गया, त्रिशंत में 3 जोड़ दो त्रिशंति हो गया, ठीक है, और 49 में तो 40 में 9 जोड़ दो नवचंत्वारिशंत हो गया, और 68 में आप 60 में 8 जोड़ दो अड़सठी हो गया। बहुत आसान हो गया बच्चे ये तो, है ना। कितना बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ आपको, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो अब आ जाते हैं अगले की तरफ, जो कि है प्रश्न नंबर 8। अब 8 में क्या है बच्चों, इसमें दो प्रश्न हैं। या तो आप इनको जो है संस्कृत में लिखो, इस टाइम को, ठीक है, समय जो है ना आपको, इसे समय को संस्कृत में लिखना है, या फिर संस्कृत के दिए हुए समय को आपको लिखना है ऐसे करके इन मैथमेटिकली। तो मैं दोनों समझाऊंगा आपको। सबसे पहले हम ये जो समय दिया हुआ है ना, इसे हम संस्कृत में लिख के ट्राई करते हैं, कैसे लिखेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले दिया हुआ है आपका 9 बजे, क्या दे रखा है, 9 बजे। तो उत्तर तो वैसे आप देख सकते हो नववादनम रहेगा, यानी कि 9 बजे है, लेकिन कैसे, तो ध्यान से सुनो। जब भी समय मिनट 0:00 हो, अर्थात पूरा समय हो रहा है 1 बजे 2 बजे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये बज रहे हैं, तो बस उस संख्या के संस्कृत नाम के आगे वादनम जोड़ दीजिए। अब जैसे कि हमारे 9 बजे हुए हैं, अभी कितने बज रहे हैं, 9 बज रहे हुए हैं, तो 9 को क्या बोलते हैं बच्चों, हम नव बोलते हैं। अब इसके आखिर में जब भी 0:00 शब्द बजेगा, यानी कि पूरे पूरे 9 बज रहे हैं, तो आपको बस वादनम शब्द और जोड़ देना है। क्या, वादनम शब्द और जोड़ देना है, बन जाएगा नववादनम। अब जैसे मान लो आपसे बोला जाए कि 10 बज रहे हैं, तो क्या आप बोलोगे, तो आप पहले 10 लिख दो, है ना। अब 0:00 के लिए क्या लगाना है आपको बच्चों, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, सुपर ट्रिक है। 0:00 के लिए क्या लगाना है, आपको लिख देना वादनम, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 10 वादनम, दोनों को जोड़ के लिख दो।
ठीक है। ऐसे ही अब आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे बताओ, 2 नहीं 1 ही पूछता हूं, चलो 1 क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, नहीं सर 2 पूछो, चलो ठीक है 2 पूछ रहा हूं, आप मुझे बताना बच्चों कि मान लीजिए आपका समय हो रहा है 11, ठीक है, पूरे 11 बज रहे हैं, तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, ठीक है, और अभी हमारे पूरे 7 बज रहे हैं, ठीक है, ये AM है, अभी पूरे हमारे ना 7 बज रहे हैं। तो अब आप सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट में लिख के बताओ सारे बच्चों कि हम 11 बजे को क्या कहते हैं और 7 बजे को संस्कृत में क्या कहते हैं। जल्दी बताओ बच्चों, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। ठीक है, जल्दी से कमेंट में करके बताओ। मैंने ट्रिक आपको बता दी है कि सबसे पहले आपको 11 लिखना है, फिर 00 के लिए वादनम लिख देना है, बस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 बजे के लिए लिखेंगे नववादनम। ओके, तो 00 वाला तो पूरा हो गया आपका। अब आ जाओ बच्चों 45 के लिए, और 45 से पहले ना आप 15 देखो, 00 कर लिया ना हमने, अब 15 वाला देखो। जैसे कि हमारा चौथा दे रखा है ना यहाँ पे कि ये 15 बज रहे हैं, यानी कि 15 मिनट हो रहे हैं, तो 4:15। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपको यहाँ पे ध्यान से देखो, 4 के लिए क्या लिखना है आपको, शब्द 4 को क्या बोलते हैं इंग्लिश संस्कृत में, चत्वार या फिर चतु बोलते हैं, और बजने को बोलते हैं वादनम। तो क्या लिख दिया आपने, चतुर्वादनम, चतुर्वादनम। ठीक है, अब जो 15 मिनट होते हैं ना बच्चों, ये जो घड़ी होती है हमारी घड़ी, इसमें ये जो हमारे 15 मिनट होते हैं, इस 15 मिनट को हम सपाद बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, सपाद बोलते हैं। ओके, तो 4:15 हो रहे हैं, यानी कि सपाद चतुर्वादनम। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे अगला वाला 30 वाला अब हम देखेंगे, तो 6:30 हो रहे हैं। ठीक है, तो 6 बजे को क्या बोलेंगे, षड वादनम। क्या बोलेंगे, षड वादनम। और आधे घंटे को क्या बोलते हैं बच्चों, जो हमारा ये आधा घंटा हो जाता है ना, यहाँ पे इतना आधा घंटा हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम साध। क्या बोलते हैं, आधा मतलब कि ये हमारा साध हो जाएगा। ठीक है, तो बस वही लिख दो बच्चों, साध षड वादनम। ठीक है, जैसे कि सुबह के 6:30 बज रहे हैं। और फिर आता है बच्चों 3:45, तो 3 को क्या बोलते हैं हम, चतुर्वादनम। ठीक है, लेकिन पदोन, पदोन का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, ध्यान से सुनो, ये जो 45 वाला होता है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि 45 वाले में ना आपको 3 की जगह अगली संख्या लिखनी होती है, 3 की जगह 4वीं संख्या लिखनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा चतुर्वादनम, लेकिन क्या, पदोन। पदोन का मतलब होता है बच्चों 45, ये यहां पे रहेगा आपका पदोन, ऐसे करके। ठीक है ना, पदोन ऐसे करके हो जाएगा। पदोन का मतलब हो गया कि 4 बजने में 15 मिनट कम है। अब एक सुपर ट्रिक सुन लो बच्चों, बहुत ही सुपर ट्रिक, बहुत बढ़िया सुपर ट्रिक है आपके लिए, फ्री के नंबर आपको मिलेंगे। देखो ध्यान से देखना, ये है हमारी घड़ी बच्चों। ठीक है, ये मैंने घड़ी बना दी। ओके, अब इसमें हमारे 4 भाग होते हैं। ओके, इसको ना एक थोड़ा सा मैं थोड़ा और नीचे करके लेके आता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। देखो घड़ी है हमारी, इस घड़ी में हमारे 4 भाग होते हैं। अरे बन जा भैया अच्छे से, हाँ, ये हमारी घड़ी हो गई बच्चों। अब इस घड़ी में 4 भाग होते हैं, यहाँ पे 00 बज रहा होता है, यहाँ पे 15 मिनट हो रहे होते हैं, यहाँ पे 30 मिनट हो रहे होते हैं, और यहाँ पे 45 हो रहे होते हैं। ठीक है, तो जब भी 00 बजेगा बच्चों, तो ध्यान रखना आपको 00 बजने के लिए क्या लिखना है, 00 बजने के लिए वादनम लिखना है। ठीक है, वादनम। जब 15 बज रहे होंगे, तो यानी कि मतलब 15 मिनट हो रहे होंगे, तो आपको बजने से पहले सपाद लिख देना है। जब आधे बज रहे होंगे, यानी कि 30 मिनट हो रहे होंगे, तो आपको आपके घंटे से पहले साध लिखना है। ठीक है, 45 के लिए विशेष ध्यान दो, क्योंकि 45 में पता है क्या है, जैसे जितने बज रहे होते हैं उसमें आपको 1 प्लस करके पदोन लिखना होता है। ठीक है, 1 प्लस करके पदोन लिखना होता है। जैसे कि 1 बज रहा है, 1:45 हो रहा है, तो आपको 1 नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको 2 लिखना है। ठीक है, द्विवादनम पदोन, पहले पदोन ऐसे करके, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि किसके लिए हमें क्या लिखना है। ओके बच्चों, बहुत अच्छे से, जैसे कि पहले वादनम लिखो, फिर सपाद, फिर साद, फिर पादोन, ऐसे करके, है ना बच्चों। अब यहीं पर हमें दे रखा है ये चीज। ठीक है, जैसे कि दे रखा है सप्तवादनम, साध पंचवादनम, पदोन द्वादशवादनम और सपाद 1 वादनम, है ना। एक एक करके इनको भी सॉल्व कर लो। ठीक है, एक एक करके आप इनको भी सॉल्व कर लो। जैसे कि सबसे पहला हमारा सप्तवादनम, यानी कि
पूरे पूरे क्या है, वादनम का मतलब क्या हो गया बच्चों, वादनम का मतलब 00, सप्त मतलब 7, यानी कि पूरे के पूरे 7 बज रहे हैं। सीधा समय मिनट शून्य यहाँ पे, है ना। अब है साध, हम साध नहीं, हम देखेंगे सपाद वाला, ठीक है। तो देखो क्या है, सपाद एक वादनम, सपाद एक का मतलब हो गया कि एक वादनम यानी कि 1 बज रहा है, और सपाद का मतलब हो गया 15, यानी कि सपाद 1:15। तो कितने हो गए हैं, 1:15। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे आधा घंटा वाला देखेंगे, साध पच्छवादनम, पच्छवादनम मतलब 5 बज रहे हैं, ठीक है। और 30 के लिए साध रहता है, तो साध हो गया 5:30 बज रहे हैं, ठीक है। और फिर आता है पदोन वाला, ठीक है। पदोन में क्या है कि पदोन द्वादश वादनम, अब द्वादश लिखा हुआ है मतलब कि 12 बजने में 15 मिनट कम है, तो द्वादश मतलब 11:45 हो रहे हैं। पदोन का मतलब होता है 45, जैसे कि आपको बताया। दोबारा बता देता हूं बच्चों, ध्यान से सुन लो। आपकी घड़ी के हिसाब से आपको जो टाइमिंग है उसको यहाँ पे मैच करना है, जैसे कि अरे भैया लाइन डालनी है, ये हो गया। दोबारा सुन लो, 00 बजेगा तो वादनम लिखना है, 15 होगा तो सपाद लिखना है, 30 होगा तो साध लिखना है, और 45 होगा तो पदोन लिखना है। और 1 घंटा ज्यादा, है ना, जैसे 1 है तो 2 पदोन 2, ठीक है। 3 बज रहे हैं तो पदोन चत्वार, ऐसे करके लिखना है आपको। ओके बच्चों, तो यहां तक आपका जो पेपर है बच्चों, मैंने देखो बढ़िया बढ़िया तरीके से समझाया, 1 नंबर तरीके से। अब जो हमारा रह गया है ना खंड का पठित अवबोधनम 22 नंबर का, ये आपको मैं समझाऊंगा बच्चों पार्ट 2 वाली वीडियो में। और ये पार्ट 2 की वीडियो तब आएगी जब आप सारे के सारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो में कमेंट करेंगे, ठीक है। सारे के सारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा वीडियो में कमेंट करिए कि सर ये पार्ट 2 पार्ट 2 पार्ट 2 पार्ट 2 लाइए, जल्दी से जल्दी सॉल्व करवाइए, हम आपके लिए पार्ट 2 बहुत जल्दी ला देंगे, ठीक है। बाकी आप सभी बच्चों के लिए आज का जो हमारा पेपर है, ठीक है, डीओई वाला सैंपल पेपर जैसे आप कह सकते हैं, ये आपका जो डीओई का ऑफिशियली सैंपल पेपर है, ये आपको मैंने सॉल्यूशन के साथ में समझा दिया है बच्चों, ठीक है। हमारा एक खंड बच गया है ना अभी, खंड नंबर घ वाला, तो इसके लिए 22 नंबर का जो क्वेश्चन रह गया है, इसके लिए मैं अलग से पार्ट 2 का वीडियो बनाऊंगा बच्चों, P2 के नाम से। लिंक आपको पार्ट 2 का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आई बटन में। और बच्चों अब एक चीज और बड़े ध्यान से सुनो, देखो ये तो अभी मैंने आपको समझाया है आपका 6ठी क्लास का संस्कृत का पेपर, इसके बाद भी आपके अभी कई सारे सब्जेक्ट के एग्जाम होने हैं, है ना। तो उन सब्जेक्ट के एग्जाम की भी तैयारी बहुत अच्छी करवाऊंगा बच्चों, मैं आपकी बहुत बढ़िया तैयारी करवाऊंगा। तो आप सारे बच्चे क्या करो, हमारे इस टॉपर स्टडीज यूट्यूब चैनल को सारे के सारे बच्चे बहुत ज्यादा तरीके से सब्सक्राइब करो। जिसने नहीं कर रखा है ना, सब्सक्राइब कर लो। जो नहीं करेगा उसके लिए फिर तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो वीडियो से मिस कर जाएगा, अच्छी तैयारी नहीं कर पाएगा। तो आप कर लो अगर नहीं कर रखा है, और किया हुआ है तो थैंक यू एंड वेलकम। और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी ना 6ठी क्लास के लिए, तो आप उसको देख पाओगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, अगली वीडियो में। आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।